हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में रिलीज़ हुई मराठी मूवी फुलवंती। ये कहानी है पेशवे काल के सबसे फेमस डांसर की, यानी फुलवंती की, जो कि अपने डांस के वजह से पूरे भारत में काफ़ी मशहूर थी। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक सूबेदार को जो अपनी बेटी का रिश्ता तय कर रहे थे। अब उनके समधी उनसे कहते हैं कि उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो बस चाहते हैं कि उनके गांव में एक बार फुलवंती आके डांस करे, जो कि उस टाइम की बहुत ही फेमस डांसर थी। अब सूबेदार जी अपने समधी से कहते हैं कि फुलवंती तो काफ़ी फेमस डांसर है, तो वो एक मामूली से गांव में आकर डांस क्यों करेगी। लेकिन उनके समधी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और इसीलिए मजबूरी में सूबेदार जी को भी मानना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि मुगल बादशाह के दरबार में सारे ही लोग फुलवंती का इंतज़ार कर रहे होते हैं और आखिरकार फुलवंती आती है और अपने डांस से सबको इम्प्रेस कर देती है। फुलवंती का डांस देखकर मुगल बादशाह बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो फुलवंती को 5 गांव इनाम के तौर पर दे देते हैं। मुगल बादशाह फुलवंती से कहते हैं कि वो आज के बाद सिर्फ इसी दरबार में डांस करेगी, जो बात फुलवंती को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो एक कलाकार थी और कलाकार को एक ही जगह पर बांधकर नहीं रखा जा सकता। फुलवंती बादशाह से कहती है कि वो एक कलाकार है, कोई गुलाम नहीं, और वो पूरे भारत भर में अपने कला का प्रदर्शन करना चाहती है। अब फुलवंती की इसी बात से मुगल बादशाह बहुत खुश हो जाते हैं और वो उसे शाही पालकी गिफ्ट करते हैं, ताकि फुलवंती अच्छे से ट्रैवल कर सके, और ये बात सुनकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फुलवंती से मिलने के लिए सूबेदार आते हैं और वो फुलवंती से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके गांव में आकर डांस करे, क्योंकि उनकी बेटी की शादी थी। लेकिन फुलवंती इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो कोई मामूली डांसर नहीं है और वो ऐसी छोटी जगह पर डांस नहीं करती। लेकिन फुलवंती को जैसे ही पता चलता है कि सूबेदार पुणे से आए हैं, वो तुरंत ही मान जाती है, क्योंकि फुलवंती मस्तानी की बहुत बड़ी फ़ैन थी और वो पुणे के शनिवार वाड़ा में जाकर डांस करना चाहती थी। फुलवंती कहती है कि अगर उसे शनिवार वाड़ा में डांस करने का मौका मिला तो वो सूबेदार जी से डांस करने के लिए कोई भी फीस नहीं लेगी। पुणे शहर में सारे ही लोग फुलवंती का इंतज़ार कर रहे थे और आखिरकार वहाँ पर फुलवंती आ जाती है, जिसे देखने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फुलवंती की पालकी को रोक दिया जाता है, क्योंकि सामने से शास्त्री जी की पालकी आ रही थी। फुलवंती बहुत नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उसकी पालकी को बीच में ही रोक दिया गया था। अब वो पालकी के बाहर देखती है तो उसे शास्त्री जी नज़र आते हैं, जो भी फुलवंती को देख लेते हैं। अब फुलवंती शास्त्री जी के बारे में पंत से पूछने लगती है, तो पंत उसे बताते हैं कि शास्त्री जी एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं और आज वो एक बहुत बड़ी कंपटीशन जीत कर आए हैं, इसलिए सारे लोग उनके सम्मान में यहाँ पर खड़े हैं। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद फुलवंती शास्त्री जी से इम्प्रेस हो जाती है। शनिवार वाड़ा में परफॉर्म करने के लिए फुलवंती को परमिशन मिल जाती है, इसलिए वो डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी वहाँ पर उसका डांस देखकर पंत उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। जिसके बाद फुलवंती उनसे पूछती है कि जिस दिन वो डांस करेगी क्या शास्त्री जी भी वहीं पर होंगे, जिस पर पंत उसे बताते हैं कि शास्त्री जी को इन सारी चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर हम देखते हैं कि फुलवंती पंत से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार मस्तानी का महल ज़रूर देखना चाहती है, जिस बात के लिए पंत भी मान जाते हैं। फुलवंती को मस्तानी के महल लाया जाता है, जहाँ पर फुलवंती काफ़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे मस्तानी काफ़ी पसंद थी। अब फुलवंती सब जगह पर मस्तानी को इमेजिन करने लगती है और मस्तानी के साथ डांस करती है। अब फुलवंती को इस तरीके से डांस करता हुआ देखकर बाकी सारे लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें शास्त्री जी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी बीवी लक्ष्मी और अपनी माँ के साथ रहते थे। फिर हम देखते हैं कि शास्त्री जी को शनिवार वाड़ा बुलाया जाता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपटीशन जीत गए थे, इसलिए सारे लोग उनका सम्मान करना चाहते थे। अब शास्त्री जी जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें सारे लोग रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज फुलवंती का डांस था। लेकिन शास्त्री जी डांस देखने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इन सारी चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। फुलवंती माता सरस्वती की पूजा करने लगती है, जिसकी वजह से शास्त्री जी वहीं पर रुक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि फुलवंती अपना डांस शुरू करती है और फुलवंती बार बार शास्त्री जी को ही देख रही थी, जो फुलवंती को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। फुलवंती डांस करने लगती है और अपने डांस से सारे लोगों को इम्प्रेस कर देती है। अब जैसे ही वो डांस करते करते शास्त्री जी के करीब जाती है तो वो देखती है कि शास्त्री जी नाना साहब के कान में कुछ बोलते हैं, जो फुलवंती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब फुलवंती उन दोनों की बात सुन लेती है, जिसके बाद फुलवंती को बहुत गुस्सा आता है और वो इतने ज़ोर से डांस करने लगती है कि उसके सारे घुंघरू टूट जाते हैं।
फूलवंती का डांस खत्म होने पर शास्त्री जी उसी के घुंघरू पर पैर देकर वहाँ से चले जाते हैं और इस वजह से फूलवंती बहुत गुस्से में आ जाती है। अब अच्छा डांस करने की वजह से राजा फूलवंती से पूछते हैं कि उसे इनाम में क्या चाहिए, तो फूलवंती उनसे कहती है कि उसे इंसाफ चाहिए। अब फूलवंती सबके सामने शास्त्री जी पर यह आरोप लगाती है कि जब वो डांस कर रही थी तब शास्त्री जी ने उसे बेताल वैश्या कहा था। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जितने भी लोग सभा में बैठे थे सारे ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि शास्त्री जी कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। सभा में शास्त्री जी को बुलाया जाता है, जहाँ पर फूलवंती उन पर सारे आरोप लगाने लगती है। फूलवंती कहती है कि जो भी शास्त्री जी ने कहा था वो उन्होंने नाना साहब के कान में कहा था। अब नाना साहब से पूछने पर वो साफ मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ तो शास्त्री जी ने कहा ही नहीं था, जिस बात पर राजा और सारे लोग गुस्सा होकर यह आदेश देते हैं कि फूलवंती को यहाँ से निकाला जाए। अब नाना साहब जैसे ही फूलवंती को निकालने जाते हैं तो शास्त्री जी उनका हाथ रोक लेते हैं। अब शास्त्री जी सबके सामने ये कबूल करते हैं कि जो भी फूलवंती कह रही है वो सच है, जिसके बाद शास्त्री जी सबके सामने फूलवंती की माफ़ी मांगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन फूलवंती उन्हें रोक लेती है। फूलवंती सबसे कहती है कि शास्त्री जी ने सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसकी कला का भी अपमान किया है। अब इस बात पर रानी भी फूलवंती से कहती है कि वो शास्त्री जी को जो भी सज़ा चाहे वो दे सकती है। फूलवंती रिक्वेस्ट करती है कि इसी सभा में एक कंपटीशन रखा जाए जहां पर फूलवंती 1 प्रहर तक डांस करेगी, और अगर इस 1 प्रहर में उससे एक बार गलती हो गई तो वह शास्त्री जी के पैरों में गिरकर उनकी माफ़ी मांग लेगी। अगर इस प्रहर में फूलवंती के डांस में 2 बार गलती हो गई तो फूलवंती डांस करना हमेशा के लिए छोड़ देगी, लेकिन अगर इस प्रहर में फूलवंती की 3 गलती हो गई तो फूलवंती ज़िंदगी भर शास्त्री जी की गुलाम बनकर उनके घर पर रहेगी। लेकिन अगर इस 1 प्रहर के दौरान फूलवंती के डांस में एक भी गलती नहीं निकली तो शास्त्री जी को इन्हीं घुंघरू को पहनकर पूरे पुणे में घूमना होगा। अब शास्त्री जी भी इस कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनकी बस एक ही शर्त होती है कि जब फूलवंती डांस करेगी तो पखवाज वो बजाएंगे। अब पखवाज एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बिल्कुल इस तरीके से दिखता है। अब सारे लोग शास्त्री जी को कन्विंस करने लगते हैं कि उन्हें पखवाज नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि उन्हें इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्ले करते हैं इस बात का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। अब शास्त्री जी किसी की भी बात नहीं मानते हैं और ये तय करते हैं कि पखवाज वही बजाएंगे। अब जाने से पहले शास्त्री जी फूलवंती से कहते हैं कि मैंने सिर्फ तुम्हें बेताल वैश्या नहीं बल्कि कच्चा घड़ा भी कहा था, और ये सुनने के बाद फूलवंती को उन पर बहुत गुस्सा आता है। फूलवंती शास्त्री जी से कहती है कि वो भी इस कंपटीशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है जहाँ पे वो उनको हरा देगी। शास्त्री जी को समझाने के लिए सारे लोग उनके घर पर जाते हैं, क्योंकि अगर शास्त्री जी इस कंपटीशन में हार गए तो उन्हें घुंघरू पहनकर पुणे के शहरों में घूमना होगा। लेकिन शास्त्री जी उनकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि इस कंपटीशन में पखवाज वही बजाएंगे। शास्त्री जी कहते हैं कि अगर घुंघरू पहनकर पुणे के शहरों में घूमना ही उनकी किस्मत में लिखा है तो इस चीज़ को कोई भी नहीं बदल सकता। अब इन सब की बातों को शास्त्री जी की बीवी लक्ष्मी भी सुन लेती है। अब फूलवंती के पैरों में चोट लगने के बावजूद भी फूलवंती डांस करने लगती है, और डांस करते करते रात से सुबह हो जाती है और फूलवंती को चक्कर आ जाती है। तभी वहाँ पर फूलवंती की गुरु माँ आ जाती है, जिन्हें अब सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, और वो यहाँ इसलिए आई थी ताकि वो फूलवंती की मदद कर सके और फूलवंती इस कंपटीशन को जीत सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शास्त्री जी के घर पर उनके गुरुजी आते हैं, जो शास्त्री जी पर बहुत नाराज़ होते हैं क्योंकि उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया था। ऊपर से शास्त्री जी ने कंपटीशन के लिए ये शर्त भी रख दी थी कि पखवाज वही बजाएंगे, और उन्हें पखवाज को कैसे बजाना है इस बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, इसलिए गुरुजी उन पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें माफ़ कर देते हैं। शास्त्री जी के गुरुजी पखवाज बजाने वालों को घर पर बुलाते हैं और शास्त्री जी को ट्रेन करने लगते हैं। फूलवंती का डांस और बेहतर करने के लिए उसकी गुरु माँ और 2 डांसर्स को बुला लेती है और उन्हें फूलवंती को ट्रेन करने के लिए कहती है। एक ओर फूलवंती अपने डांस की प्रैक्टिस में बिजी हो जाती है और दूसरी ओर शास्त्री जी भी पखवाज को बजाने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। शास्त्री जी कंपटीशन की तैयारी में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो एक दिन अपनी बीवी को लक्ष्मी की जगह फूलवंती बुलाते हैं, और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है तब वो जाकर तुरंत ही नहाकर अपने पापों का प्रायश्चित करने लगते हैं। शास्त्री जी की बीवी आकर उन्हें समझाती है कि ये कंपटीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर शास्त्री जी कंपटीशन हार गए तो उन्हें घुंघरू पहनकर पुणे के शहरों में घूमना होगा, और अगर वो जीत गए तो फूलवंती हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी में आ जाएगी।
फाइनली कंपटीशन का दिन आ जाता है जहां पर फुलवंती और शास्त्री जी दोनों ही इस कंपटीशन के लिए रेडी होते हैं। अब कंपटीशन शुरू होने के बाद फुलवंती बहुत ही अच्छा डांस करने लगती है और शास्त्री जी भी बकवास बजाने लगते हैं। अब फुलवंती डांस करते करते शास्त्री जी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी कम समय में बकवास बजाना सीख चुके थे। अब काफ़ी देर तक डांस करने के बाद फुलवंती फाइनली एक गलती कर देती है, जिसके बाद वो डांस करना कंटिन्यू करती है और उससे दूसरी और तीसरी मिस्टेक भी हो जाती है, जिसका मतलब ये था कि अब वो ज़िंदगी भर शास्त्री जी की गुलाम बनकर उनके घर पर रहेगी। शास्त्री जी फाइनली कंपटीशन जीत चुके थे, इसलिए सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फुलवंती भी फाइनली अपनी हार को स्वीकार कर लेती है और शास्त्री जी को प्रणाम करती है। शास्त्री जी जीत चुके थे, ये बात उनके घर वालों को भी पता चल जाती है और सारे लोग उनके स्वागत की तैयारी करने लगते हैं। अब जैसे ही शास्त्री जी वहाँ पर आते हैं तो वो अपनी बीवी को उनकी आरती करने से रोक देते हैं और कहते हैं कि उन्हें किसी इम्पोर्टेंट काम से फुलवंती के घर जाना है। फुलवंती भी दूसरी ओर शास्त्री जी के घर जाने के लिए खुशी से तैयारी करने लगती है, जिस बात पर उसकी गुरु माँ उसे थप्पड़ मार देती है क्योंकि वो जानती थी फुलवंती ये कंपटीशन जानबूझकर हार चुकी है क्योंकि उसे शास्त्री जी से प्यार हो गया था। शास्त्री जी फुलवंती को लेने के लिए उसके घर आते हैं और फुलवंती भी खुशी खुशी उनके साथ चली जाती है। शास्त्री जी अपनी पालकी को राजा के महल ले जाने के लिए कहते हैं। शास्त्री जी फुलवंती को राजा के महल लेकर आते हैं और सबके सामने उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि फुलवंती वाकई में एक बहुत ही अच्छी कलाकार है। शास्त्री जी कहते हैं कि फुलवंती को अपने डांस के वजह से काफ़ी बड़ा ईगो था और वो उस ईगो को हटाने के चक्कर में फुलवंती का दिल दुखा बैठे हैं। वो कहते हैं कि फुलवंती को उनकी गुलाम बनकर नहीं बल्कि एक अच्छी डांसर बनकर ही अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए। फुलवंती को भी इस बात का एहसास था कि उसमें बहुत बड़ा ईगो था, इसलिए वो सबके सामने शास्त्री जी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो उनके घर पर गुलाम बनकर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वो कंपटीशन हार चुकी है, बल्कि इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वो दिल से शास्त्री जी की इज्जत करती है। अगले दिन फुलवंती भी शास्त्री जी के घर जाने के लिए रेडी होती है और शास्त्री जी के घर पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि उनका पूरा घर खाली था। तभी वहां पर शास्त्री जी का नौकर आता है और फुलवंती को शास्त्री जी का दिया हुआ खत पढ़कर सुनाता है, जिसमें लिखा था कि कंपटीशन में हारने के बाद फुलवंती शास्त्री जी के घर पर आकर रहेगी, इसलिए शास्त्री जी एक सारा घर फुलवंती के नाम पर कर यहाँ से जा चुके हैं। शास्त्री जी कहते हैं कि वो एक शादीशुदा इंसान है और उनकी ज़िंदगी में उनकी बीवी को छोड़कर और किसी भी औरत के लिए कोई जगह नहीं है। वो जाते वक्त फुलवंती को उसके घुंघरू लौटा देते हैं ताकि वो एक अच्छी डांसर बनकर अपनी ज़िंदगी को बिता सके। शास्त्री जी और उनकी बीवी जब गांव छोड़कर जा रहे होते हैं तो उनकी बीवी उनसे सवाल पूछती है कि क्या उन्हें फुलवंती पसंद आने लगी थी, जिस पर शास्त्री जी जवाब देने के लिए काफ़ी वक्त लगाते हैं और उनकी बीवी उनके मुंह पर हाथ रख देती है क्योंकि वो जानती थी कि शास्त्री जी झूठ नहीं बोल सकते। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं फुलवंती को, जो खुशी से अब शास्त्री जी के घर पर रहने लगती है और डांस करने लगती है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।